तो शुरू करते हैं चैप्टर 30 रिसिप्ट एंट्री इन टैली ERP 9। तो दोस्तों देखिए, अभी तक हमने दो वाउचर में एंट्री करना सीख लिया है, एक परचेज वाउचर में और दूसरा सेल्स वाउचर में। तो अब हम यहाँ से तीसरे वाउचर यानी रिसिप्ट के वाउचर में एंट्री करना सीखेंगे। तो रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। एंट्री करने से पहले कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं जो हमें जाननी ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रिसिप्ट का मतलब क्या होता है। रिसिप्ट का मतलब होता है प्राप्ति, यानी आपको अगर कहीं से भी रुपए की प्राप्ति हो रही है, चाहे वो रुपये आपको नगद मिल रहे हैं या फिर आपके बैंक अकाउंट में जमा हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं रिसिप्ट और इसके लिए रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करनी पड़ती है। दूसरी बात ये कि अगर आपको कहीं से पैसों की प्राप्ति होगी तो आपको पैसे क्यों मिलेंगे, कोई आपको पैसे क्यों देगा। तो अगर मान लीजिए आपने किसी को माल बेचा तो माल के बदले में वो आपको पैसे देगा, तो उसके बदले में आप रिसिप्ट की एंट्री करोगे। तो ये तो है रिसिप्ट का मतलब। दूसरी बात कि आप रिसिप्ट की एंट्री जो है वो किस बेसिस पे यानी किस आधार पे करोगे। जिस तरह मैंने बताया था कि परचेज की एंट्री हम परचेज बिल को देख देख के करते हैं, और सेल्स की एंट्री अगर आप फुल टाइम कहीं पे अगर आप काम करते हो तो सेल्स का बिल आपको खुद को बनाना पड़ता है। कस्टमर आपके पास में आएगा, वो आपको अपना नाम, नंबर, एड्रेस वगैरह बताएगा और उस आधार पे आपको सेल्स की एंट्री करनी पड़ती है। और अगर आप कहीं पार्ट टाइम काम करते हैं तो आपके सामने सेल्स बुक जो होगी वो उस बुक को देख देख करके आपको सेल्स की एंट्री करनी पड़ती है, जिसमें कस्टमर का नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा हुआ होता है। तो वो सारी डिटेल देख करके आप सेल्स की एंट्री कर सकते हो। तो अब बात करते हैं रिसिप्ट की एंट्री आपको किस आधार पे करनी है। देखिए, रिसिप्ट की एंट्री में भी अगर आप मान लीजिए कहीं पे फुल टाइम काम करते हो, सबसे पहले तो अगर मान लीजिए आप कहीं पे फुल टाइम काम करते हो, तो फुल टाइम काम करते हो तो ऑल टाइम आप काउंटर पे बैठे ही रहोगे और जो भी पैसा आ रहा है जा रहा है, आप अकाउंटेंट है तो आपको सब कुछ पता रहेगा कि कौन पैसा आपको दे रहा है, कौन आपसे पैसे ले रहा है। तो उसी आधार पे आपको रिसिप्ट, अगर मान लीजिए कोई कस्टमर है जो आपसे 5 दिन पहले 10,000 रुपये का मोबाइल उधार लेके गया था और वो 5 दिन बाद में आता है आपको पैसे जमा करवाने, तो आपको तो पता चलेगा ही कि आपको पैसे की प्राप्ति हो रही है, किस कस्टमर ने आपको पैसे दिए, कितने रुपए दिए, कितनी तारीख को दिए, कैश दिए या चेक दिया या बैंक में ट्रांसफर किए, वो सब आपको पता ही रहेगा। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बता दूंगा। और अगर मान लीजिए आप कहीं पे पार्ट टाइम काम करते हो तो जिस तरह सेल की एंट्री हम सेल की बुक को देख देख के करते हैं, उसी तरह पेमेंट और रिसिप्ट की एंट्री के लिए भी पेमेंट वाउचर और रिसिप्ट वाउचर होते हैं, उसको देख देख करके हम पेमेंट और रिसिप्ट की एंट्री कर सकते हैं। और तीसरी बात, टाइप ऑफ पेमेंट यानी मोड ऑफ पेमेंट। अगर आप मान लीजिए कोई कस्टमर आपसे उधार माल लेके गया और वो आपको 10,000 रुपये मान लीजिए उधार जमा करवाना है या 5 दिन के बाद में, तो अब वो 10,000 रुपये आपको कैसे दे रहा है, वो आपको कैश दे रहा है या आपको चेक दे रहा है या फ़ोन पे कर रहा है, गूगल पे कर रहा है, पेटीएम कर रहा है या IMPS कर रहा है, NEFT कर रहा है। तो आखिर किस तरीके से आपको वो पेमेंट कर रहा है, ये है मोड ऑफ पेमेंट। पहले केवल 2 ही तरीके हुआ करते थे। कोई कस्टमर आता या तो आपको कैश दे देता या फिर आपको चेक दे देता, 2 तरीके से आपको पेमेंट कर देता। लेकिन आज हम देखते हैं कि पेटीएम भी शुरू हो गया है, फ़ोन पे भी आ गया है, गूगल पे भी आ गया है, और बहुत आम बात है कि कोई भी कस्टमर आपको पेटीएम कर देता है, कोई फ़ोन पे कर देता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो फ़ोन पे अगर आपको कोई करता है तो सीधा पैसा आपके बैंक अकाउंट में जाता है, यानी आपको किसी ने पेमेंट किया तो सीधा बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसकी भी एंट्री किस तरह होगी वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो फिलहाल फ़ोन पे और पेटीएम और गूगल पे या बजाज फाइनेंस, HDB फाइनेंस, ये जो 4-5 मेथड हैं फिलहाल मैं अभी नहीं बताऊंगा। अभी केवल आपको बेसिक चीज़ बताऊंगा कि पेमेंट और रिसिप्ट की एंट्री किस तरह से की जाती है, और बाकी जो थोड़ा सा एडवांस लेवल है वो हम आगे चल करके सीखेंगे। तो सबसे पहले टैली ERP 9 में आपको कंपनी को ओपन कर लेना है, और किसी भी एंट्री को करने के लिए हम सीधा जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। यहीं पर जो भी एंट्री होती है वो सारी एंट्री यहीं पर होती है, तो अकाउंटिंग वाउचर में एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पेमेंट का वाउचर ओपन है, तो रिसिप्ट की एंट्री करने के लिए रिसिप्ट का वाउचर ओपन करना पड़ेगा। फंक्शन बार में आप देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ रिसिप्ट, जिसका शॉर्टकट है F6। कीबोर्ड में मैं F6 दबाऊंगा तो मेरे रिसिप्ट का वाउचर ओपन हो जाएगा। अब अगर आपका वाउचर कुछ इस तरह से आ रहा है तो आपको कुछ सेटिंग चेंज करनी है, जो मैं आपको बता देता हूँ। यहीं पर आपको कीबोर्ड में F12 प्रेस करना है, और यहाँ पर आपको एक तो दूसरा ऑप्शन जो यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट और कॉन्ट्रा वाउचर, ये अगर आपको यस है इसको करना है आपको नो। और अगला एक ऑप्शन है यूज क्रेडिट एंड डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाई, ये अगर आपके नो है इसको करना है आपको यस। तो एक ऑप्शन को करना है नो और एक को करना है यस,
और ये करते हुए आपको एंटर करना है लास्ट तक और इसको कर देना है सेव। तो अब आपका जो रिसिप्ट का वाउचर है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो एक बार मैं वापस गेटवे ऑफ टेली में आऊँगा और वापस अकाउंटिंग वाउचर पे क्लिक एंटर करूँगा और F6 रिसिप्ट का वाउचर ओपन कर लूँगा। तो देखिए अब हम यहाँ पर रिसिप्ट की एंट्री, यहाँ पर मैंने नोट्स दिए हुए हैं, इसको देख करके हमें रिसिप्ट की एंट्री करनी है। इन नोट्स की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो इसको देख करके हम रिसिप्ट की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है कि किस तारीख को आपको पैसा प्राप्त हो रहा है, किस कस्टमर से हो रहा है, कितने रुपए हो रहा है और कैश दे रहा है या बैंक से दे रहा है, वो सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एक दो एंट्री करके मैं आपको बता दूंगा। तो वापस मैं टैली ERP9 में आऊँगा। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर ये पूछ रहा है क्रेडिट। तो एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक हमने परचेज और सेल्स की एंट्री की थी, वहाँ पर कभी टैली ने पूछा नहीं कि किसको डेबिट करना और किसको क्रेडिट करना है। तो अब हम जब रिसिप्ट, पेमेंट और कॉन्ट्रा की एंट्री करेंगे तो अब हमें टैली पूछेगा किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है, पहली बात। दूसरी बात, टैली ERP9 एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको ये सहूलियत देता है कि अगर आपको डेबिट और क्रेडिट के नियम नहीं पता है, अगर आपको डेबिट और क्रेडिट करना नहीं आता है, तब भी आप परचेज, सेल्स, पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की एंट्री बिना डेबिट और क्रेडिट नियम के कर सकते हो, बड़ी आसानी से, बिना किसी परेशानी के। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें डेबिट और क्रेडिट नियम के बारे में जानना नहीं है। अगर आपको डेबिट और क्रेडिट करना नहीं आता है तो आपके अकाउंटिंग का ज्ञान अधूरा है, आपकी अकाउंटिंग का कुछ भी मतलब नहीं है। तो डेबिट और क्रेडिट करना भी हम सीखेंगे, लेकिन अभी हम टैली ERP9 की जो सहूलियत है उसका फ़ायदा उठाएंगे। बेशक हम डेबिट और क्रेडिट करना सीखेंगे, लेकिन अभी हमें फिलहाल ज़रूरत नहीं है। डेबिट और क्रेडिट का नियम शुरू करके मैं आप में कन्फ्यूजन पैदा करना नहीं चाहता। तो आप ये मान लीजिए कि मैं भी आपको उतना ही खाना परोस रहा हूँ जितना आप हजम कर सकते हो। तो जैसे जैसे आपके खाने की जो क्षमता बढ़ जाएगी वैसे वैसे मैं आपको खाने की क्वांटिटी और बढ़ा दूंगा। तो अभी सिंपल सी बात समझ लीजिए कि जितना आपको समझना है उतना समझ लीजिए। डेबिट और क्रेडिट भी हम सीखेंगे और बड़ी आसानी से सीखेंगे, लेकिन अभी नहीं, आने वाले किसी चैप्टर में। तो यहाँ पर टैली ERP9 क्या सहूलियत दे रहा है कि जैसे ही आप रिसिप्ट में क्रेडिट के कॉलम में आओगे तो टैली ERP9 आपको खुद को ये बता देगा कि ये जो लिस्ट दी हुई है इसमें से आपको किस कस्टमर से आपके पैसे रिसिप्ट हो रहे हैं, उस कस्टमर का आपको नाम लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर उस कस्टमर का नाम आपको डालना है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तारीख लगानी है। तारीख है 1 जून 2019। तो मैं टैली ERP9 में आऊँगा और यहाँ पर F2 प्रेस करूँगा। तो यहाँ पर देखिए डेट ऑफ वाउचर है, यहाँ पर ये एक बार ही आएगा। आपको यहाँ पर भी 1 6 डाल देना और यहाँ पर भी 1 6 डाल देना है। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा एंटर। अब टैली ERP9 को बताना है किस कस्टमर से आपके पैसे रिसिप्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं अर्जुन कुमार से। तो यहाँ पर मैं नाम डालूंगा अर्जुन कुमार और कर दूंगा एंटर। तो अब यहाँ पर एक सवाल है कि ये अर्जुन कुमार कौन है, अर्जुन कुमार का नाम यहाँ पर किससे आया। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने अर्जुन कुमार को 9,500 रुपये का उधार माल बेचा था, इसलिए यहाँ पर इसका नाम आ रहा है। तो अब हम अर्जुन कुमार से उधार जो माल बेचा था उसके रुपए प्राप्त कर रहे हैं। तो कितने रुपए हमें प्राप्त हुए? हमें अर्जुन कुमार से प्राप्त हुए 8,000 रुपये। तो यहाँ पर मैं 8,000 टाइप करके एंटर करूंगा। जैसे ही एंटर करूंगा तो देखिए अभी तक हम इससे रुपये मांग रहे हैं 9,500 रुपये। जैसे ही 8,000 रुपये डाल करके एंटर करूंगा तो अब बाकी का जो बैलेंस है वो शो करेगा 1,500 रुपये। तो अब हम इससे 1,500 रुपये ही मांगते हैं। उसके बाद में हम आएंगे यहाँ पर डेबिट कॉलम में। अब आपको टैली ERP9 को सिंपली ये बताना है कि ये जो 8,000 रुपये हैं अर्जुन कुमार ने वो आपको कैश दिए हैं या बैंक के थ्रू दिए या फ़ोन पे किया है, पेटीएम किया है, गूगल पे किया है या IMPS किया है, NEFT किया है, किस तरीके से आपको इसने पेमेंट किया है वो हमें टैली ERP9 को बताना है। तो क्रेडिट हमने कर दिया, अब हम करेंगे डेबिट। तो डेबिट किसको करेंगे? यहाँ पर डेबिट पर एंटर करेंगे। अब हमें टैली ERP9 को ये बताना है कि ये पेमेंट आपको कैसे मिला। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कैश, थ्रू कैश। तो यहाँ पर ये जो हमें 8,000 रुपये प्राप्त हुए हैं वो कैश प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर मैं CASH कैश टाइप करूँगा और एंटर कर दूंगा। तो इतनी सिंपल सी एंट्री है। कैश की एंट्री बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमने यहाँ पे कस्टमर का नाम ले लिया, उसके बाद में उससे कितने रुपये मिल रहे हैं वो अमाउंट डाल दिया। फिर टैली ERP9 को हमने ये बताया कि ये जो पैसे मिल रहे हैं वो कैश मिल रहे हैं या बैंक के थ्रू मिल रहे हैं।
तो यहाँ पर कैश डालना है और एंटर कर देना है। एंटर करूँगा और जैसे ही एंटर करूँगा मेरी ये एंट्री सेव हो जाएगी। ये एंट्री मेरी हो चुकी है। अब यहाँ पर एक देखिए हम सिंपल सी रिपोर्ट देखेंगे ताकि आपको यहाँ पे कुछ बताना है। तो एक बार मैं गेटवे ऑफ टेली में आऊँगा और अर्जुन कुमार का जो लेज़र है वो ओपन करूँगा। उसके लिए मैं जाऊँगा डिस्प्ले में और फिर जाऊँगा अकाउंट्स बुक में और फिर मैं लेज़र ओपन करूँगा, लेज़र अर्जुन कुमार का, और एंटर। तो अभी ये जो तारीख केवल यहाँ पे एक ही एंट्री आ रही है, उसके लिए अब मैं क्या करूँगा, सारी एंट्री चेक करूँगा। तो Alt F2 दबाऊँगा, 1-4 से लेकर के 2-3 तक सारी एंट्री देखूंगा और एंटर। तो देखिए यहाँ पर सिंपली बता रहा है कि सबसे पहले आपने अर्जुन कुमार को 2 मई 2019 को 9,500 रुपये का माल बेचा, जिसके ये बिल नंबर थे और ये आइटम थे, ये क्वांटिटी थी और ये रेट थी। उसके बाद में आपने 1 जून 2019 को अर्जुन कुमार से 8,000 रुपये प्राप्त कर लिए, रिसिप्ट की एंट्री की हुई है। और अब यहाँ पर आप नीचे देखोगे बैलेंस इसका, तो 9,500 रुपये का हमने इसको माल बेचा और 8,000 रुपये माल के बदले में हमने प्राप्त कर लिए। तो 1,500 रुपये अभी भी इसका क्लोजिंग बैलेंस है, यानी 1,500 रुपये हम अभी भी इससे मांगते हैं। तो ये है इसकी सिंपल सी रिपोर्ट। इसी तरह आप दूसरी लेजर भी जैसे जैसे हम आगे एंट्री करते जाएंगे वैसे वैसे दूसरी रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। तो वापस एक बार मैं गेटवे ऑफ टेली में आ जाऊंगा और एक एंट्री और आपको करके बता देता हूँ। तो मैं अकाउंटिंग वाउचर ओपन करूंगा और रिसिप्ट की एंट्री करने के लिए रिसिप्ट का वाउचर ओपन करूंगा। अब वापस नोट्स में आऊँगा, यहाँ पर सबसे पहले तारीख 1 अगस्त 2019, तो F2 1/8/2019 एंड एंटर। अब यहाँ पर किस पार्टी से आपको रुपए मिल रहे हैं, तो यहाँ पर हमें दे रहा है अरुण जैन। तो यहाँ पर अरुण जैन एंड एंटर। तो अरुण जैन से आप देख सकते हैं 22,500 रुपये मांग रहे हैं और ये जमा हमें कितने करवा रहा है, ये जमा करवा रहा है 22,500 रुपये पूरे। तो जैसे ही 22,500 रुपये डाल करके एंटर कर दूंगा, इसका बैलेंस जो है 0 हो जाएगा। तो अब हमें टेली ERP9 को बताना है 22,500 रुपये आपको कैसे प्राप्त हुए। तो डेबिट पे ही रहने दूंगा और एंटर करूंगा। तो यहाँ पर आकर के देखूंगा कि ये कैश हमें दे रहा है 12,000 रुपये और बैंक में दे रहा है 10,500 रुपये। हमारे HDFC बैंक, जो HDFC बैंक अकाउंट है, उसमें इसने 10,500 रुपये जमा करवाए। तो 2 तरीके से इसने पेमेंट किया, आधा कैश किया और आधा बैंक के थ्रू। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पे डाल देंगे कैश और एंटर। तो कैश इसने कितना दिया, 12,000 रुपये। तो यहाँ पे केवल 12,000 रुपये डाल करके एंटर कर देंगे। तो देखिए अभी भी आपसे टेली ERP9 पूछेगा कि 22,500 रुपये अरुण जैन दे रहा है, उसमें से 12,000 उसने कैश दे दिए, तो बाकी के जो 10,500 रुपये हैं वो कैसे दिए, वो इसने दिए बैंक के थ्रू। तो यहाँ पर डेबिट रखते हुए एंटर करूंगा। अब देखिए इसने HDFC बैंक में हमें 10,500 रुपये ट्रांसफर कर दिए। तो यहाँ पर मैं जैसे ही HDFC बैंक टाइप करूंगा तो यहाँ पर मेरा टेली एरर शो करेगा। रीज़न ये है कि HDFC बैंक का लेजर हमने अभी तक नहीं बनाया है, इसलिए यहाँ पर HDFC बैंक का नाम नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिंपली हमें HDFC बैंक का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर Alt C प्रेस करूंगा, वही पुराना मेथड, और यहाँ पर मैं डाल दूंगा HDFC बैंक अकाउंट एंड एंटर। अब देखिए इसके लिए भी हमें एक ग्रुप लेना है। मैंने आपको बताया था कि सही ग्रुप की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे गलत ग्रुप ले लेते हो तो आपका अकाउंटिंग गड़बड़ हो जाती है। तो मैं ग्रुप की पहचान बताता हूँ। देखिए अभी तक हमने 4 ग्रुप के बारे में सीखा है। एक तो परचेज अकाउंट, कोई भी परचेज का लेजर, जैसे परचेज GST, परचेज IGST, परचेज एग्जेम्प्ट और परचेज इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट। ये परचेज लेजर हमने परचेज अकाउंट के ग्रुप में बनाए थे। इसी तरह सेल्स अकाउंट में सेल्स के लेजर बनाए थे। सन्ड्री क्रेडिटर्स में जो भी हमारे लेनदार हैं, जिन से हमने माल खरीदा, उन सभी के लेजर हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स के ग्रुप में बनाए थे। और इसी तरह सन्ड्री डेटर्स, जिन को हमने उधार माल बेचा, उन सब के लेजर हमने सन्ड्री डेटर्स में बनाए थे। तो अब है 5वां ग्रुप, यहाँ पर नोट कर लीजिए। किसी भी बैंक अकाउंट का लेजर, चाहे वो HDFC बैंक का हो, चाहे एक्सिस बैंक का हो, चाहे ICICI का हो, चाहे कोटक का हो, कोई भी बैंक अकाउंट हो, और चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, चाहे करंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो, उसका ग्रुप जाएगा बैंक अकाउंट में। तो उस लेजर को हम बैंक अकाउंट के ग्रुप में बनाएंगे और यहाँ पे कर देंगे एंटर। तो अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, बैंक अकाउंट डिटेल। आपको अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम और ब्रांच डालनी है। तो जैसे यहाँ पे मैं XYZ 1 2 3 कुछ भी अकाउंट नंबर डाल देता हूँ, IFSC कोड भी 1 2 3 कुछ भी एक बार डाल देता हूँ। अगर आपके पास जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है वो डालनी है। एंटर करूंगा। अब यहाँ पर डालना है आपको बैंक नेम। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, अगर आपका नेट कनेक्ट है तो ही यहाँ पे लिस्ट खुलेगी बैंक की। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ HDFC बैंक। अगर आपके नेट कनेक्ट नहीं है तो यहाँ पर लिस्ट नहीं आएगी।
तो HDFC बैंक डाल करके एंटर कर दूंगा और यहाँ पर ब्रांच डाल दूंगा, ब्रांच मेरी हो जाएगी नागौर एंड एंटर। फिर देखिए यहाँ पर जो भी ऑप्शन आएंगे आपको उसको एज इट इज रखना है, कुछ भी नो या कुछ भी यस नहीं करना है, आपको एज इट इज रखना है। तो ये ऑप्शन कौन से हैं और क्या काम आते हैं वो हम आगे सीखेंगे, अभी ये हमारे चैप्टर में नहीं है। तो एंटर करते हुए सीधा मैं आगे आ जाऊंगा, यहाँ पे एड्रेस में आऊंगा, सीधा मुझे HDFC बैंक का एड्रेस डालना, जो भी एड्रेस है, जैसे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ XYZ एड्रेस। इसकी कंट्री इंडिया, स्टेट राजस्थान हो गया और पिन कोड 341001 और इसका GST नंबर अगर आपके पास अवेलेबल है तो यहाँ पर आप GST नंबर भी डाल सकते हो। जो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है वो डाल दीजिए, जो नहीं है वो ब्लैंक रख सकते हो। तो मैं एंटर करूंगा, फिर एंटर करूंगा और एंटर कर दूंगा। जैसे ही एंटर करूंगा मेरे HDFC बैंक अकाउंट का जो लेजर है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि 22,500 रुपये में से 12,000 रुपये मेरे कैश आ गए और 10,500 रुपये मेरे HDFC बैंक में आ गए। नीचे देख सकते हो डेबिट भी टोटल हो गई 22,500 और क्रेडिट भी टोटल हो गई 22,500 रुपये। तो जब तक ये टोटल बराबर नहीं होगी तब तक आपसे टेली और आगे कुछ पूछता जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर एंटर दबाऊंगा। तो अब यहाँ पर कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको और पूछेगा, जो आप चाहे तो डाल सकते हैं, वरना ये ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि ये जो 10,500 रुपये अरुण जैन ने बैंक में ट्रांसफ़र किए हैं वो किस तरह किए हैं। यहाँ पर 4 मेथड दिए हुए हैं। एक तो कैश, मान लीजिए अरुण जैन ने सीधा आपके अकाउंट में कैश डला दिया, या आपको चेक दिया, या फिर फंड ट्रांसफ़र किए, तो इनमें से कोई भी तरीका है, या फिर फ़ोनपे पेटीएम किया तो उसके लिए अदर्स भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसने फंड ट्रांसफ़र किया तो यहाँ पर फंड ट्रांसफ़र लेकर के एंटर कर दूंगा, अमाउंट 10,500 ही रहेगा। और इंस्ट्रूमेंट नंबर यानी जो इसने फंड ट्रांसफ़र किया उसके ट्रांजैक्शन नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी या रेफरेंस आईडी, जो भी आईडी है वो आप चाहे तो यहाँ पे डाल सकते हैं। और अगर चेक दिया था तो यहाँ पे चेक नंबर आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कुछ भी 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी डाल देता हूँ और एंटर, और जो तारीख है वो तारीख यहाँ पर डाल देता हूँ, करूँगा एंटर। अब इसने किस बैंक से ट्रांसफ़र किए, HDFC बैंक में ट्रांसफ़र किए, लेकिन इसने जिस बैंक से ट्रांसफ़र किए उस बैंक का यहाँ पे आप डिटेल डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे डाल देता हूँ मैं एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक इंडिया डाल करके एंटर कर दूंगा। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर आपका इंटरनेट कनेक्टेड नहीं होगा ना तो यहाँ पर बैंक की लिस्ट नहीं आएगी। तो इतनी सिंपल सी एंट्री है, इसको मैं कर दूंगा सेव, एंटर एंड एंटर। तो ये एंट्री भी मेरी सेव हो जाएगी। तो अब एक एंट्री और मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अगली जो एंट्री वो तारीख है 2/12, तो यहाँ पर F2 2/12/2019 एंड एंटर। किस पार्टी ने आपको पैसे जमा करवाए, अरविंद कुमार ने, तो यहाँ पर अरविंद कुमार एंड एंटर। आप देख सकते हैं यहाँ पर अरविंद कुमार से हम 26,000 रुपये मांगते हैं और ये हमें रुपये जमा करवा रहा है 20,000 रुपये। तो यहाँ पर 20,000 डाल करके एंटर करूँगा। अब आपको सिंपली देख सकते हो, जैसे 20,000 डालूंगा तो 26,000 में से 20,000 जमा हो जाएंगे, फिर 6,000 इसका क्लोजिंग बैलेंस रहेगा। एंटर करूँगा। अब टेली को बताना है कि ये जो पैसे जमा करवा रहा है वो आपको कैसे दे रहा है, कैश दे रहा है या बैंक के थ्रू। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बाई चेक नंबर 001252, यानी इसने चेक दिया। तो चेक दिया तो मेरे दिखती बात है, चेक जो है वो नगद नहीं है, चेक मेरा सीधा बैंक में जमा होगा। ये जो चेक का पैसा वो मेरा सीधा बैंक में जमा होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं ले लूँगा अपना बैंक का लेजर HDFC बैंक, यानी इसने मुझे चेक दिया जो मेरे HDFC बैंक अकाउंट में क्लियर हो गया। तो यहाँ पर HDFC बैंक अकाउंट डाल करके एंटर कर दूंगा और यहाँ पर 20,000 रुपये पूरे का पूरे इसने मुझे चेक दिया है। तो यहाँ पर भी मान लीजिए अगर 10,000 चेक देता और 10,000 कैश देता तो यहाँ पर भी फिर वही एंट्री हो जाती, 10,000 रुपये बैंक और 10,000 रुपये कैश। तो अभी फिलहाल 20,000 पूरे चेक दिए, तो मैं यहाँ पर दबाऊंगा एंटर। तो अब यहाँ पर फिर वही पूछ रहा है कि आपने इसने जो आपको पैसे दिए वो कैसे दिए, तो यहाँ पर चेक से दिए हैं। तो यहाँ चेक दबा करके एंटर कर दूंगा और फिर एंटर करूंगा। अब यहाँ पर आप डाल सकते हो इसका इंस्ट्रूमेंट नंबर यानी चेक नंबर। इसका चेक नंबर है 001252, तो 001252 एंड एंटर। कितनी तारीख को चेक दिया, 2 तारीख को, फिर एंटर। इसने जो चेक दिया वो किस बैंक का है, तो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। मान लीजिए जिस भी बैंक का चेक है वो यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ बैंक ऑफ इंडिया, इसने जो चेक दिया था वो बैंक ऑफ इंडिया का था, तो यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया लेकर के एंटर कर दूंगा। तो फिर एंटर कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। तो इस तरह मेरी तीसरी एंट्री भी हो जाएगी। तो 3 तरह की एंट्री करना मैंने आपको बता दिया। एक, अगर आपको पैसे कैश रिसिप्ट होते हैं तो किस तरह एंट्री करनी है। एक, अगर आपको पैसे बैंक के थ्रू रिसिप्ट होते हैं पूरे के पूरे तो उसकी एंट्री किस तरह करनी है। और अगर आपको आधा पैसा कैश और आधा बैंक मिलता है तो उसकी एंट्री भी किस तरह करनी है, वो भी मैंने आपको बता दिया। इस एंट्री को कर दूंगा सेव। तो इस तरह बाकी जितनी भी एंट्रियाँ दी हुई है वो आपको करनी है। सारी एंट्री या तो कैश है और या ये लिखा हुआ बाई बैंक ट्रांसफ़र, तो ये बैंक से ट्रांसफ़र किया हुआ है।
अब किस बैंक से ट्रांसफ़र किया हुआ है ये आपको डालना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये जो बैंक में जो भी पैसा आ रहा है, जैसे ये बाई बैंक ट्रांसफ़र, ये वाला, ये बैंक ट्रांसफ़र, ये चेक नंबर, ये सारा अपने एचडीएफसी बैंक अकाउंट में आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एचडीएफसी बैंक अकाउंट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो आईएमपीएस किया है, तो ये भी हमारे एचडीएफसी बैंक अकाउंट में आएगा। हमारा एक ही बैंक खाता है तो सीधा बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पर दो एंट्री यहाँ पर दिया हुआ है कि कैश दिया है 9,000 और बैंक से दिया है 6,000। ये एंट्री आपको किस तरह करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया है।